हवा में तैरते हुए हमारे यूनिवर्स में करोड़ों ऑब्जेक्ट हैं। उन्हीं में से एक है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सन सेंटर में है और जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते करते ये प्लैनेट कभी सन की तरफ खींचे चले जाते हैं या अपने पाथ को डेविएट होके क्या बाहर निकलते हैं? नहीं। विच मीन्स सन इन सभी प्लैनेट्स पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इन सिमिलर वे मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मतलब देखो, ना ये बाहर जाता है ना ही ये अंदर आता है। मतलब कि अर्थ इस मून पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है इन सिमिलर वे जैसे सन कर रहा है। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी फोर्स है और इस फोर्स के बारे में जानेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंडामेंटल फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेविटेशन, एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है या एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। सो चलो चलते हैं आज से 1500 साल पहले, जब इंडिया के एक बहुत महान साइंटिस्ट कॉल्ड आर्यभट्टा, जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। इन्हीं के साथ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरीज की या प्रेडिक्शन की, जैसे अबाउट साइन टेबल, अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई, ज़ीरो एंड अर्थ के रिवॉल्यूशन के रिलेटेड। ठीक है। बट अभी अपने काम का है ग्रेविटेशन रिलेटेड, तो हम बात करेंगे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। इसी के बाद इन 15th सेंचुरी जब निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड आफ्टर दैट केपलर्स आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सेट ऑफ लॉज दे दिए, है ना, अबाउट अर्थ मोशन अराउंड सन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ, कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब सन के चारों तरफ वो सर्कुलर नहीं है, कौन सा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल। सेकंड उन्होंने कहा कि इन इक्वल टाइम्स, जैसे मान लो हम बात करते हैं फ्रॉम पॉइंट, लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड सी। सो एरिया, अब देखो ए से बी जाने के लिए अब अर्थ को लग गए 6 मंथ्स, और कहीं से ड्रॉ कर लो, लेट दिस पॉइंट इज डी एंड दिस इज एन। सो यहाँ भी सेम टाइम लगा 6 मंथ। सो एरिया कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल मस्ट बी इक्वल टू दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड वन इज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑस्किलेशंस। मतलब एक चक्कर काटने में जितना अर्थ को टाइम लगता है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो किसके बराबर आता है? विच इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब इलिप्टिकल, जितनी भी अपने पास इलिप्टिकल जो ज्योमेट्री आएगी, यहाँ दो टाइप की एक्सिस, क्योंकि सर्कल तो है ही नहीं, रेडियस तो उसकी होगी नहीं ना, सेम तो होगा नहीं चारों तरफ से। तो ये साइड, ये जो ये वाला साइड है, ये वाला डायमीटर ये, ठीक है, ये मेजर एक्सिस, और एक दूसरी जो स्मॉलर साइड है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। सो दिस इज मेजर एक्सिस और दिस इज माइनर एक्सिस। तो यहाँ से डिस्कवर हुआ, यहाँ से पता लगा क्या, कि टाइम ऑफ रोटेशन, है ना, एक साइकिल की जो टाइम पीरियड अपने पास अर्थ लेती है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए वो लगभग किसके बराबर आता है? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के बराबर। ओके। एंड इसके बाद, इसी के बाद आए सर आइजैक न्यूटन अराउंड 1965। सो इन्होंने क्या देखा, तब उस टाइम जैसे आजकल कोरोना फैला है, तो उसी टाइम इनकी यूनिवर्सिटी भी आई थिंक बंद थी, है ना, प्लेग के कारण। तो ये इन्होंने वैसे तो बहुत वास्ट डिस्कवरी की, इनको तो कौन ही नहीं जानता, बट इसी टाइम ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज इनका इंटरेस्ट गया एस्ट्रोनॉमी की तरफ। मतलब इन्होंने नोटिस किया कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ना ही ये पास आ रहा है ना ही ये दूर जा रहा है। मतलब यहाँ से उन्होंने सोचा कि यार अर्थ में कुछ ना कुछ ऐसा तो कुछ मैग्नेटिक तरफ बिहेवियर है कि जो इस मून को अपनी तरफ खींच भी रही है, बट एट सेम टाइम वो पास नहीं आ रहा, मतलब इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पा रहा है। ये कुछ बैलेंसिंग टाइप का काम हो गया है। ठीक है। तो ऐसा सोचते सोचते काफ़ी दिन बीत के फिर वो अपने पास एक फेमस इवेंट, जिसे सभी जानते हैं, जैसे न्यूटन बैठे थे ट्री के नीचे और एक एप्पल गिर गया। अगेन यहाँ से दोबारा से उनके माइंड की घंटी बजी कि ये ऑब्जेक्ट भी नीचे, मतलब ये एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया कि हर एक चीज़ जो भी अर्थ पे है, हर चीज़ कहाँ जाती है? अर्थ के ऊपर ही गिरती रहती है बार बार, जितना मर्जी ऊपर फेंको, कुछ भी कर लो।
ठीक है। सो यहाँ से उनके माइंड में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि क्या, कि अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है हर एक बॉडीज़ को टूवर्ड्स इट्स, है ना, अपनी तरफ अर्थ हर एक बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। अब अगर अट्रैक्ट कर रही है मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अब इसी फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर अर्थ के केस में बात की जाए तो ग्रेविटी, ठीक है। अब आ गया अपने पास टास्क, हाउ टू फाइंड दैट फोर्स। सो चलो फाइंड करते हैं फोर्स के बारे में। नाउ न्यूटन्स टास्क इज टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स मून, कि मून को अर्थ कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे, एक तो मून के मोशन की अराउंड द अर्थ, एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्री जिससे एप्पल गिरा था, ठीक है, एग्जांपल लेके कंपेयर करके। तो चलो देखो, वी हैव दिस इज कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, मून जो अर्थ के अराउंड है घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो अलोंग द पाथ दो कंपोनेंट यहाँ ड्राइव होंगे एक्सीलरेशन, कौन सा, एक तो अलोंग द पाथ कि आगे भी जा रहा है, टूवर्ड्स अर्थ भी, मतलब अर्थ को अपनी तरफ भी खींच रही है बट वो रिवॉल्व भी कर रहा है। तो है ना, टूवर्ड्स द पाथ, जिस रास्ते पे चले हुए हैं उनको बोलते हैं हम टेंजेंशियल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट आएगा, टेंजेंशियल। सो दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट। कौन सा, रेडियल कंपोनेंट। अब मुझे बताओ कि अर्थ के सेंटर की तरफ अगर कोई चीज़ इसको, मतलब ये इस तरफ खींच रहा है, अर्थ खींच रही है मून को, तो कौन सा कंपोनेंट इस पे पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा, रेडियल वाला, ठीक है। सो अपने को इसकी वैल्यू पहले से ही पता है और डिस्टेंस भी पता है। तो चलो इसकी हेल्प से देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सो एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ दिस मून टुवर्ड्स अर्थ इज गिवन बाय 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट एप्पल कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पता ही है फ्री फॉल्स की, है ना, अर्थ की तरफ कोई भी चीज़ गिरती है कितनी एक्सेलरेशन के साथ गिरती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.8 × 10⁻5 किलोमीटर। एंड सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड दैट ट्री, द एप्पल ट्री जहाँ से एप्पल गिरा था, कितना होगा। याद रखना, हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अब जो ट्री है अर्थ से कितना ही ऊपर होगा, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस के कंपैरिजन पे बहुत कम है। सो उसको हम नरेट करके यही मानते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड एप्पल ट्री इज 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब चलिए अपनी कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ मून एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट एप्पल टुवर्ड्स अर्थ, विच इज़ इक्वल टू 2.7 × 10⁻³ अपॉन 9.8। आफ्टर सॉल्विंग इट, या आप बुक से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख लो, वो कैलकुलेशन सब कुछ पढ़ी हुई है पहले से ही, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू 1/3600। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। Now divide distance of apple upon distance of moon, ठीक है, from earth कितना आ जाएगा। So distance of apple is 6400 किलोमीटर and moon is 3.8 × 10⁻5 किलोमीटर, which is approximately equal to 1/60, ठीक है। अब इनको डिवाइड क्यों जा रहा है, हीट डिस्टेंस और एक्सेलरेशन क्यों हम फाइंड कर रहे हैं, इसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव मून अपॉन रेडियस ऑफ द फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अपॉन रेडियस डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड एप्पल इज 60 एंड एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इज 3600। इसको जस्ट मैंने अपोजिट कर दिया है प्रीवियस रिजल्ट से, ठीक है। तो यहाँ एक बार चेक कर लेना। तो ये मेरे पास आ गए दो रिजल्ट। अब आराम से देखो, क्या अगर मैं RM मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड एप्पल एंड अर्थ का स्क्वायर करूँ, सो वी विल गेट 60 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3600। एंड दिस 3600 ये किसके इक्वल है, दिस 3600 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल टुवर्ड्स अर्थ एंड एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स अर्थ। यही है, मतलब ये वाला जो मेरे पास फिगर आया और ये
क्या दूसरे के बराबर होने चाहिए, इनका स्क्वायर जो रिलेशन है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर एम। ये अप्रॉक्सीमेशन में चलता है काम, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेट सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से नोटिस करो एप्पल की एसिलेशन, मतलब एप्पल के बारे में केस देखते हैं, एप्पल एंड एप्पल। सो एसिलेशन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दिस 1 अपॉन एप्पल, है ना। हम यहाँ कौन सा केस ले रहे हैं, सिर्फ एप्पल वाला। कौन सा केस ले रहे हैं, सिर्फ एप्पल वाला। ये इन सिमिलर मैनर आप चेक कर सकते हो क्या, एसिलेशन ऑफ मून इज प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन आर एम स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि एसिलेशन, जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है जिससे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ से अपने पास एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। ओके, नाउ वी नो दैट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। Force is equal to mass into acceleration. So your acceleration is equal to acceleration directly proportion to 1 upon r square. So from here we can conclude that F is directly proportion to mass upon r square. ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास हाफ काम हो गया। तो रिलेशन याद रखना क्या, कि F is directly proportion to m upon r square. देन फ्रॉम, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फ्रॉम, अब क्या रिलेशन मेरे पास था, हमने फाइंड कर लिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, है ना, जो भी होगा। लेट इट इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, मतलब जिस फोर्स से मून अर्थ तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्या मून भी वही फोर्स लगाएगा अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम ही है, मतलब ये जिस फोर्स से इसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वैसे ही मून भी करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। सो फ्रॉम हियर अपने पास आता है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू m अपॉन आर स्क्वायर, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, here it is earth and second is moon upon r square, ठीक है। सो f जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है इनको बैलेंस करने के लिए। सो here it is ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, here it is ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो यहाँ से अपने पास ड्राइव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में, अर्थ एंड मून। हम किससे डिस्कस कर रहे हैं, अर्थ एंड मून। एंड बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि ये हर जगह हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही है, ठीक है, जितने भी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके लिए फॉर्मूला सेम ही है। सो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, और दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। सो यहाँ से अपने पास ड्राइव होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, जिस फोर्स से कोई भी यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती हैं, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या सिग्निफाई करता है। सो इन सिंपल टर्म
अगर मान लो आपने किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अटैक करना है, क्योंकि आप भी तो ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट कर रहे हो, या कोई बिल्डिंग या कोई ट्री या समथिंग कुछ भी है ना, सो आप नहीं कर पाते। रीज़न क्योंकि अर्थ का मास हमारे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट फिर भी इन ऑर्डर अगर मान लो आपने किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो कैसे कर पाओगे? यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का रोल आता है। अगर आपके मास की वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब 6.67 × 10⁻11 किलोग्राम से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप किसी बॉडी को अपनी तरफ अटैक कर जाओगे। और अगर मैं रेडियस के टर्म पे बोलूँ तो अब देखो फॉर्मूले में क्या था, F = m1 m2/r², है ना। आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए 6.67 × 10⁻11 से छोटी आनी चाहिए, मतलब -12 -13, तो भी आप मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे किसी दूसरे को अपनी तरफ इंट्रैक्ट या अट्रैक्ट करवा सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज व्हाई वी कांट अट्रैक्ट बॉडीज टुवर्ड्स अस। वही जो मैंने अभी रीजन था कि अर्थ डोमिनेट कर जाएगी, और इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट, या अगर मैं किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मेरा मास बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, चलो उसको फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकली। सपोज मान लो आपका एवरेज वेट जो है वो 60 kg, और आप किसी सॉल्ट के बहुत छोटे से टुकड़े जिसका वेट अराउंड 1 ग्राम है, इसे अपनी तरफ अटैक करना चाहते हो। बट हम पता करते हैं कि हम कितनी फोर्स पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अस? the mass of force is equal to, we know that force is equal to g, mass of first body and mass of second body, and square of distance between them. So your force will be equal to 6.67 into 10⁻11 into mass of first body is 60 kilogram and second was the 1 gram. So 1 gram को मैं किलोग्राम में चेंज करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अपॉन 1 मीटर मतलब 1 का स्क्वायर, which is equal to 6.67 into 60, एंड 10 वालों को इकट्ठा कर लो और पावरों को ऐड कर लो, -14 अपॉन 1। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस मीन्स 6.67 into 6, एक जीरो से ये जीरो कैंसल आउट, सो आपके पास 13। ओके, सो योर फोर्स इज अप्रोक्सीमेट, अगर मैं यहाँ चेक करूँ सो ये आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 3.39 या 3.9 आई थिंक, इंटू 10⁻12, इतनी फोर्स, मतलब 0.0000 अराउंड 10 देन 39। सोचो कितनी वीक फोर्स हम एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, या मैं इस बॉडी पे एक्सर्ट कर रहा हूँ। सो क्या इतनी वीक फोर्स के साथ बहुत वीक फोर्स आएगी, इसके साथ में इसे अपनी तरफ अटैक कर सकता हूँ? सो आंसर इज नो। इसीलिए हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी दूसरे के लिए वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वीक। ठीक है, अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या अगर मेरा वेट 1,00,000 करोड़ kg हो जाए तो क्या बॉडी अट्रैक्ट होगी? पता करते हैं अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी। चलो, नाउ F is equal to 6.67 into 10⁻11, mass of my body is 10⁻12 किलोग्राम, एंड ये इमेजिनेशन है, ये एक्चुअली में नहीं पॉसिबल है। 1 ग्राम, 1 को मैंने चेंज किया तो आएगा -3, एंड डिस्टेंस बिटवीन अस इज 1 मीटर, 1 स्क्वायर, है ना। सेंटर से, बॉडी के सेंटर से हमेशा आप रेडियस जो मेजर करोगे बॉडी के सेंटर से मेजर करोगे। 6.67, 10 वालों को इकट्ठा किया, आंसर आ गया मेरे पास 12 -3 -14, सो इट इज अप्रोक्सीमेट -14 and 2 -2 upon 1. Okay, then this force is equal to 6 डिवाइड करेंगे 0.066 न्यूटन, 0.066 न्यूटन अप्रोक्सीमेट, इतना मेरे पास आंसर आएगा। क्या मैं इस फोर्स से एक दूसरे को अटैक कर सकता हूँ? तो जाके थोड़ी सी कुछ पॉइंट में फोर्स है, शायद थोड़ा बहुत तो हिल जाए, है ना, थोड़ा बहुत तो मूव कर जाए, तो इस फोर्स के साथ शायद वो हल्का हल्का अपने पास आना स्टार्ट कर दे, बट एकदम से तो नहीं आने वाला। अभी मैं कैसे पता करूंगा एकदम से आएगा कि नहीं आएगा? तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अर्थ हमें किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो चलो देखते हैं। ये अर्थ, इसका मास कितना है? 5.9 × 10⁻24 kg, और अपना
60 kg मान के चलते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन अस इज 6400 किलोमीटर। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर टू सेंटर। ओके, सो द फोर्स इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5.9 इंटू 10⁻24 इंटू 60, ठीक है, अपॉन 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 1000। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कैलकुलेशन इजी करने का सबसे बेस्ट मेथड, ये जो अपने पास डिजिट्स है इनको अलग कर दो, 10 की पावर वालों को अलग कर दो। 660 इंटू 10⁻11 प्लस 24 अपॉन 64 इंटू 64, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻10 है ना, इनका स्क्वायर कर दो 5, ठीक है, इंटू 2 10, और मेरे पास आ जाएगा 64 इसका स्क्वायर किया और पावर 10⁻5 इंटू 2 10, तो अपने पास आ जाएगा 6.67 इंटू 5.9 इंटू 6, इसका 10 मतलब 0 बने यहाँ कैरी कर ली, सो इट इज़ 14 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10⁻10 विच इज़ इक्वल टू F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 5.9 इंटू 10⁻4 अपॉन 64 इंटू 64। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट कितना? 580 न्यूटन अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सो इतनी फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो इसलिए अब देख लो कितनी पावर होगी, अपना पावर उठाओ, नीचे देखो कितनी जल्दी आते हो, ठीक है। सो क्या प्रीवियस एग्जांपल जो हम कर रहे थे इस पे बॉडी अट्रैक्ट कर पाई? कितनी फोर्स आई थी ये? 0.066 न्यूटन। सो आंसर इज कि इस मास के साथ तो करेगी बट बहुत स्मॉल, मतलब अट्रैक्ट करेगी, वो थोड़ा शायद हिल जाए बट पास आना पॉसिबल नहीं होगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, कई साल बीत जाएंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट टूवर्ड्स इट, एटलीस्ट जो अपने पास मास होना चाहिए फर्स्ट बॉडी का, मतलब इसका अपना मास मेरे को कितना करना पड़ेगा? अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 15 के राउंड कर लूँ तो मेरी फोर्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी 66 न्यूटन के राउंड। तो ये थोड़ा अट्रैक्ट करना मतलब दिखेगा, विजिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो 10⁻11 से ऊपर होना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, वही ग्रेविटेशन कांस्टेंट से ऊपर होनी चाहिए फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट एक और कि क्या इतना बड़ा ये क्वेश्चन करना इसको जरूरी था? नहीं, है ना, क्योंकि चलो यहाँ से हमने आइडिया ले लिया कि ये फॉर्मूला है। दूसरा देखो सिंपल, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ की ग्रेविटी निकालना चाहता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना चाहता हूँ किसी भी अदर बॉडी पे, तो हम अर्थ का मास को हमेशा ही नेगलेक्ट कर लेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स इट, जिससे वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सो अब मैं इसी को यहाँ देखना, F इज इक्वल टू मास ऑफ this body is equal to 60 kg into 9.8. After solving it, we will get 587 न्यूटन अप्रोक्सीमेट ना, इसी के राउंड कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो इस आंसर को, देखो इसको ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। सो इतना बड़ा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। मतलब इन केस ऑफ अर्थ हमेशा अर्थ के मास को हम नेगलेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू mg। तो ये क्या बताएगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि अर्थ हमें किस फोर्स से अपनी तरफ खींचते। इसमें अर्थ के मास को नेगलेक्ट कर लो और सिर्फ ग्रेविटी का यूज़ करके, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ का यूज़ करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दोनों रिजल्ट पॉसिबल, मतलब ठीक है ना, बट ईजी कौन सा है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज what is difference between gravitation and gravity. So gravitation the force of attraction between any two bodies in this universe. कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है विथ सम फोर्स। अब वो अट्रैक्ट होगा नहीं होगा डिपेंड करता है उसका मास कितना है, बट हम सभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है।
कोई भी आपके पास सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रही है। अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि अर्थ डोमिनेट कर जाएगी। अर्थ पे तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा मास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू को एक्सीड करना चाहिए, तब जाके अपने को थोड़ी सी फोर्स दिखना स्टार्ट होगी, या फिर रेस्ट फोर्स से सारी जीरो हो जानी चाहिए, तब किसी आप दूसरी बॉडी को मतलब इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है कि सारी अर्थ ख़त्म नहीं होती, सन ख़त्म नहीं होता, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? कैलेस्टियल बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा मास एक्वायर होगा तो हम किसी भी बॉडी को इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिंपल द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स एंड द ग्रेविटी सिंपली फर्स्ट बॉडी मस्ट बी अर्थ एंड जब भी अर्थ किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसको हम ग्रेविटी बोल देंगे। सो ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? ग्रेविटी में फर्स्ट बॉडी हमेशा ही अर्थ होगी, मतलब एक बॉडी अर्थ होगी, बाकी दूसरी कोई सी भी हो सकती है। और ग्रेविटेशन फोर्स के केस में कोई भी दो बॉडीज के बीच लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। ओके देन थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, और थैंक यू।